देखो मॉडर्न फिजिक्स से बोर्ड दिख रहा है ना सभी कोई को प्रॉपर? लिख लो चैप्टर का नाम। देखो कौन सा चैप्टर है ये बता देगा। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो चैप्टर 8 था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, जिसमें से रे ऑप्टिक्स में करा चुका हूँ। वेव ऑप्टिक्स सबसे लास्ट में कराऊंगा। उससे पहले के जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। हाँ बस 2-3 दिन रुक जाओ। एंड मैटर, ठीक है। एक दो दिन खुलने दो, सभी कुछ को देखते हैं फिर क्या है वो, फिर बोल देंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, क्योंकि वहां पर का टाइमिंग फिर तुम्हारा एक साथ ही होगा सारे सब्जेक्ट का। वो देखते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और तुम लोग का जैसा नहीं रहेगा। 3 ठीक है, 2 भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 पढ़ोगे तो भी 3 घंटा, 3 पढ़ोगे तो भी 3 घंटा। फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेट है। ठीक, देखो ये जो चैप्टर है, ठीक है। उसके लिए तुम लोग परेशान क्यों होते हो? ये सब हम लोग का थिंकिंग पार्ट है। कब सिलेबस कंप्लीट करना है, किस तरह का दबाव डालना है जिससे तुम सुधर जाओ, ये सब सब कुछ के लिए टेंशन होता है। ट्रक खड़ा कराओगे तो मेरा क्या होगा? वो पेपर सॉल्यूशन तुम लोग का जब देखा हूँ कल के टेस्ट का, तो इतना पता चल गया है कि तुम लोग कैसे लिखते हो। मतलब प्रीवियस ईयर बुक को साथ में रखते हो, उसके बाद एकदम लिखना शुरू करते। अरे फिर कुछ बुलवा मत, ठीक है? तो तुम्हारा पार्ट है, एटलीस्ट लिख के भेज तो रहे हो। करो अभी जैसे चल रहा है। देखो ये वाला जो चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें सबसे पहले पढ़ना होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ से स्कोरिंग चैप्टर स्टार्ट होता है। जो लोग मैथ्स वाले हैं उनके लिए ज्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि उनको कैलकुलेशन वगैरह इजीली सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा बहुत ग्राफ समझना होता है, वो भी इजीली समझ में आ जाता है। बायो वाले के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है कैलकुलेशन वगैरह पार्ट में। तो ध्यान से अच्छे से पढ़ना। ये सारे चैप्टर स्कोरिंग भी है, और इधर 1-2 साल से ज्यादा पूछा जा रहा है। मतलब इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहने का मतलब क्या होता है? फोटो कहने का मतलब होता है फोटोन, इलेक्ट्रिक कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, ठीक है? अब होता क्या है इसको समझो। जैसे मान लो कोई मेटल है, इसका वो जो एक्सपेरिमेंट है वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग को जो पढ़ना है, मान लो ये कोई मेटल है, इस मेटल पे लाइट किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी का इस पे अगर इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से इंसिडेंट कर रहे हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाए। एमिशन कहने का मतलब इस मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाए यहाँ से। और वो कब होता है? जब यूवी रेज इस पे गिरते हैं, ऐसा रे जिसका फ्रीक्वेंसी उस ढंग का होगा जिसके कारण से ऐसा एनर्जी इसको मिल जाए कि इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाए, ठीक है? इसको हम सीधा समझ सकते हैं। अगर कोई मान लो मेटल सरफेस है और उस पे अगर हमारा कोई लाइट रे इंसिडेंट करेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जब एमिट हो रहे हैं तो मान लो यहाँ पे एक और मेटल प्लेट है, ठीक है, और इससे हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा होगा। तो इस सर्किट में अपने आप करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है? क्यों हो रहा है ऐसा?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पाथ मिल गया, इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जा रहे हैं और ये वायर्स वगैरह से कनेक्टेड है। यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब होता है, मतलब कैथोड ट्यूब होता है, इस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो वो सारा बात हम बाद में समझेंगे। अभी के लिए हमें क्या समझना है यहाँ पे कि ये एक मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस पे मान लो लाइट रे इंसिडेंट करेगा। लाइट रे इंसिडेंट करेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, उसके कारण से वो इंसिडेंट कर रहा है यहाँ पे। तो या फिर सीधा समझ लेना है कि लाइट रे के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी आते हैं, इस एनर्जी के कारण से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट होके एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे पहुंच जाएगा और इसी पूरे फेनोमेनन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे जाएंगे उसके बाद तो वायर्स में कंडक्ट कर ही जाते हैं, तो इसके कारण से फोटोन्स के कारण से जो इलेक्ट्रॉन एमिशन हुआ है इसके कारण से अगर पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो जाए तो ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है जो तुम लोग को समझना है। जैसे मान लो एनर्जी जो होता है किसी भी वेव का, वेव कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास होता है फ्रीक्वेंसी और जो एनर्जी लिखा जाता है वो लिखा जाता है E इज इक्वल टू hc/λ। ये कहां से आता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो आइंस्टाइन ने बताया था कि जो एनर्जी होता है इसको हम लिखते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस कांस्टेंट को हटाते हैं, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है E इज इक्वल टू hf। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटाएंगे तो इसके जगह h लिख सकते हैं। h का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। h का मतलब क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और f के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं c/λ। अब इन सभी का मतलब मैं समझाता हूँ कैसे कैसे आता है। यहाँ पे h का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कोई बताएगा कितना होता है? 6.634 into 10 raised to the power minus 34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड। ये ध्यान रखना है, यूनिट का ध्यान रखना है ऑलवेज कि कोई भी एनर्जी किसके कारण से, व्हेन अ लाइट रे ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, तो वहां पे एनर्जी जो होता है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो h आएगा। h होता है क्या प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 6.634 into 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अगर मैं इस f के जगह लिखना चाहूंगा तो E इज इक्वल टू hc/λ लिख सकते हैं। अब बोलोगे ये फ्रीक्वेंसी की जगह c/λ कैसे आया, तो इसको मैं समझाता हूँ अलग से, नोट में लिख सकते हो, अभी लिखना कुछ भी नहीं, लिखवाऊंगा पूरा। देखो स्पीड ऑफ लाइट को जो हम लिखते हैं ना, स्पीड को हम कैसे लिखते हैं v, स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पहले क्लास में भी मैं बताया था, कल या परसों के क्लास में, स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड को हम लिखते हैं v से, डिस्टेंस को लिखते हैं लैम्डा से और टाइम पीरियड को कैपिटल T से लिखते हैं। ठीक है, v इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय t। अगर मान लो v के जगह मैं स्पीड ऑफ लाइट लिख दूं, स्पीड के जगह स्पीड ऑफ लाइट लिख दूं तो लैम्डा बाय टी लिखने में कोई दिक्कत नहीं, और लैम्डा को ऐसे ही रहने दे तो 1 बाय टाइम पीरियड क्या हो जाता है फ्रीक्वेंसी, 1 बाय टाइम पीरियड क्या हो जाता है फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहाँ से f का वैल्यू क्या आ जाएगा c/λ, तो ये हम लिख सकते हैं hc/λ। तो तुम लोग को ये सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है किसी भी वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, साउंड वेव हो, कोई भी वेव हो, v is equals to lambda by t, speed is equals to distance upon time। अगर हम वन टाइम पीरियड का बात करें तो स्पीड को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कितना लैम्डा और टाइम पीरियड जो इसमें लगा कैपिटल T, तो v is equals to lambda by t। वहां से अगर v के जगह मैं c लिख दूं, ये स्पीड है और यहाँ पे जो हम वेव का बात करते हैं हर एक वेव का स्पीड होता है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, तो c लिख सकते हैं। वेवलेंथ टाइम पीरियड और 1 बाय टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी।
तो वी कैन ऑलवेज राइट सी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स एन। ठीक है, तो पहले ये फिगर बना लो सभी कोई। यहाँ पे फिगर में चाहो तो लिख लेना यूवी रेज। यूवी का फुल फॉर्म बताओ, अल्ट्रा वायलेट रेज। ऐसे करके फिगर बना लो। फिगर बना लिए सभी कोई? ये सारा जो भी फॉर्मूला है साइड में लिख लो। अभी बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक बताने के बाद फिर से सब कुछ अच्छे से लिखवा दूंगा। ये जो होता है इसको बोला जाता है फोटोसिंथेटिक प्लेट, जहां से फोटॉन्स या के इंसिडेंट होने पे इलेक्ट्रॉन्स निकल सके, वैसे को बोलते हैं फोटोसेंसिटिव प्लेट। इसको ध्यान रखना है। ई का फॉर्मूला होता है एच सी बाय लैम्डा। ये सब बेसिक फॉर्मूला है जो तुम याद रख सकते हो। कहीं ना कहीं क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर याद होगा तो। नहीं याद होगा तो अब पढ़ो, अब से अच्छे से याद रखो। बोर्ड पर सारा कुछ लिख लिए सभी कोई? देखो, सबसे बेसिक जिस पे कोई जिस
इसमें लिखेंगे इंसिडेंट, when a UV ray incident on the surface, then फर्स्ट पार्ट लिखना है, then some part of energy some part of energy of photon, some part of energy of photon, फोटोन कहने का मतलब ये जो रेज आ रहे हैं इसी को फोटोन बोला जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फोटोन और इलेक्ट्रॉन आपस में अलग अलग है। फोटोन कहने का मतलब यहां से जो रेज आ रहे हैं इनको बोलते हैं फोटोन। इस फोटोन का जो एनर्जी है उसमें से कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब हो जाएगा और बाकी इसको दे दिया जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो उसी में लिखा हुआ है व्हेन अ यूवी रेज इंसिडेंट, या फिर सीधे लिख सकते हैं व्हेन अ फोटोन, या फिर फोटोन्स लिख सकते हैं when a photon incident on the surface, then some part of energy of photon is used in liberating the electron from metal surface। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने में, लिबरेट करने का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सम पार्ट ऑफ एनर्जी का यूज हो जाता है। दूसरा क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी is given to electron in form of kinetic energy, in form of kinetic energy। ये दो पॉइंट को याद रखना है और इसी से हमारा आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन आता है। तो इसको कॉपी में लिख लो और इसको अच्छे से याद रखना है। देखो फोटोन्स जब आएंगे तो जब भी इस पे इंसिडेंट होगा कुछ पार्ट किस में चला जाता है, सम पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज्ड इन लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कुछ एनर्जी खर्च हो जाता है और बाकी जो एनर्जी बचा हुआ है वो इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है। किसके लिए, इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है काइनेटिक एनर्जी के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन किसी सर्टेन वेलोसिटी से आगे मूव कर सके, इसके लिए मिलता है। तो इस दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। अब इसी को अगर हम लिखें इसी को इन मैथमेटिकल फॉर्म, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो इन मैथमेटिकल फॉर्म जो हमारा एनर्जी होता है, ये जो एनर्जी आया था, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ये नीचे दिख रहा है, एनर्जी ऑफ इस, ठीक है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं वर्क फंक्शन। अभी वर्क फंक्शन क्या होता है ये समझेंगे हम, प्लस वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना होगा तुम्हें, ठीक है। देखो यहाँ पे जो एनर्जी हमारे पास आया वो एक तो इसमें यूज किया गया टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हुआ, और जो बाकी था वो काइनेटिक एनर्जी में यूज किया गया। तो वही पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट हुए वो किसमें बढ़ जाते हैं, तो एक वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मेटल टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को उस मेटल के सरफेस से बाहर निकालने में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। और बाकी किस में चला जाता है, बाकी चला जाता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इस इक्वेशन को अच्छे से याद रखना है और इसी पे न्यूमेरिकल आएगा जिसको अभी हम लोग सीखेंगे। तो इसको लिख लो। अब देखो ये लिख लिए होंगे सभी कोई, एनर्जी ऑफ फोटोन, किसी भी फोटोन का जो एनर्जी हम लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन को लिखा जाता है
या तो HF के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर्मूला समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं इसको समझना अच्छे से। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन को HF से लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन को फाई नॉट से लिखा जाता है। वर्क फंक्शन को किससे लिखा जाता है? फाई नॉट से, प्लस काइनेटिक एनर्जी कौन सा वाला? मैक्सिमम वाला। ये हो गया हमारा इक्वेशन। HF बोले थे, HF इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी HF। वर्क फंक्शन क्या है बताओ? फाई नॉट। फाई नॉट इज द वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, के मैक्स। ये लिखना होगा। तो इस इक्वेशन को अच्छे से याद रखना है। अब देखो यहाँ पे मैं बार बार यूज कर रहा हूँ वर्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम लिखते हैं फाई नॉट से। इट इज द, इसमें लिखेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum amount of energy required by an electron, the minimum amount of energy required by an electron to just escape from the metal surface, metal surface से बाहर निकलने में जो सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्योंकि जैसे मान लो 5 जूल एनर्जी हमें फोटोन के द्वारा मिल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में 2 जूल एनर्जी खर्च हो जाता है, ठीक है। तो जो रिमेनिंग 3 जूल एनर्जी है वो किस में चला जाएगा? ये 3 जूल मिलेगा इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इस चीज को समझना है अच्छे से कि मान लो 5, ऐसे तो जूल में होता नहीं है, इसको जूल में नहीं लिख के मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फोटोन ने दिया। किसको दिया? मेटल सरफेस को। कैसे दिया? When a light ray, when a photon incident on the surface, जब कोई फोटोन इंसिडेंट करेगा किसी सरफेस पे, तो लेट अस कंसीडर वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस मेटल सरफेस को दिया। तो उसमें से सम पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, उसमें से कुछ एनर्जी का यूज हो जाएगा किसमें? इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से बाहर निकालने में। तो वो वाला एनर्जी ये है। और बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी है वो किसमें खर्च होगा? वो काइनेटिक एनर्जी में मिल जाएगा। और उस काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस गिवन एनर्जी के कारण से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलता है उसको के मैक्स से डिनोट करते हैं। तो सभी लोग बताओ ये वाला समझ में आ गया है सभी को? बोर्ड दिख रहा है सभी को अच्छे से? ठीक है, तो इसको लिख लो। फिर मैं 3-4 फॉर्मूला इसमें बताऊंगा। वर्क फंक्शन का डेफिनेशन अच्छे से याद रखना है। इसको मैं इतने अच्छे से समझाया हूं, फिर भी मैं गारंटी देता हूं कि इस इक्वेशन में लोग गलत कर जाते हैं। तो इस इक्वेशन को अभी समझना है अच्छे से, किस तरीके से ये इक्वेशन आया है। इक्वेशन का कोई डेरिवेशन नहीं है, ये कैसे आया है, ये इन्हीं स्टेटमेंट पे आया है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन HF है, वर्क फंक्शन फाई नॉट है, और कोई मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके आगे देखो इस इक्वेशन को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को कैसे लिखना है। पहला तो इक्वेशन हमारे पास आ गया HF के फॉर्म में। इस इक्वेशन को और करके लिख सकते हो। HF इज इक्वल टू, फाई नॉट को लिखा जाता है HF नॉट प्लस के मैक्स, ठीक है। HF नॉट क्या है? देखो HF नॉट वर्क फंक्शन वाला पार्ट है जिसमें से H कांस्टेंट है, लेकिन F नॉट क्या है? F नॉट को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी बोला जाता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और करके मैं इस इक्वेशन को HF के टर्म में लिखा था, और करके मैं क्या लिख सकता हूं?
एच सी बाई लेमडा। अगर मैं एच सी बाई लेमडा लिखूंगा तो ये होगा एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस के ई मैक्स प्लस के ई मैक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन को समझना है अच्छे से। एच एफ का मतलब होता है एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फाइव नॉट वर्क फंक्शन होता है, दूसरा टर्म क्या है, के ई मैक्स। उसके बाद वर्क फंक्शन क्या होता है वो लिखवा दिया। अब इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच एफ को एच एफ रहने दें। अगर फाइव नॉट वर्क फंक्शन है तो वर्क फंक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी को हम एच एफ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एच एफ हम पहले यूज कर चुके हैं, तो एच एफ नॉट लिखेंगे। ठीक है, एच एफ नॉट का मतलब क्या है समझ लो। ये जो एच है वो तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, लेकिन ये जो एफ नॉट है, ये एफ नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इसका नाम याद रखना है, एफ नॉट का नाम होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। लेमडा का मतलब क्या होता है, लेमडा नॉट का मतलब लिखवा रहा हूं। लेमडा नॉट होगा, लेमडा होगा वेवलेंथ ऑफ फोटोन। लेमडा नॉट का मतलब होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये याद रखना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लेमडा का मतलब समझ में आ गया। तो इन तीनों इक्वेशन को अच्छे से याद रखना है, इसको नोट कर लो। और एक और फॉर्मूला होता है इसमें, वो फॉर्मूला देखो, इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल, दोनों का मतलब सेम होता है, रिटार्डिंग पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसका मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा अलग से समझाता हूँ। देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, एक एनर्जी हुआ, मतलब वर्क डन के रिलेटेड हुआ। पोटेंशियल याद है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है कि नहीं पता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब कल के टेस्ट में भी लिखे होंगे, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो वर्क का बात होगा वो काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहे होंगे। तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी। समझना ध्यान से, अगर हम वर्क डन का बात करेंगे तो Q इंटू वी होगा, और Q को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और V की जगह क्या लिख सकते हैं, V नॉट लिख सकते हैं। तो ये याद रखना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में अगर हम काइनेटिक एनर्जी को लिखना चाहेंगे तो वो होता है EV नॉट। तो ये चीज को ध्यान रखना, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। रिकॉर्डिंग देखो, यहां पे अगर हम इसके फॉर्मेट में लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये तो ऐसे लिख दिया हूं, अलग से समझाने के लिए बताया हूं। V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं तो चार्ज की जगह क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, और पोटेंशियल की जगह कौन सा पोटेंशियल का बात कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अभी बस हम समझेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिनोट कैसे करते हैं, बाद में सारे का डेफिनेशन लिखवाऊंगा। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, और करके मैं यहां पे पहले तो ये लिख दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, EV नॉट लिख सकते हैं। E का मतलब चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का, और V नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब जितना भी फॉर्मूला दिया गया है उसमें हम के मैक्स के जगह EV नॉट यूज कर सकते हैं। जैसे देखो इस वाले में यूज करके दिखा रहा हूं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, PEE इक्वेशन, ये लिखा जाता है। वो क्या लिखा जाएगा, hc by lambda is equals to hc by lambda नॉट प्लस
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह क्या लिख सकते हैं, ईवी नॉट। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन अगर तुम कंसेप्चुअली हर एक फॉर्मूले का मतलब समझ के सॉल्व करोगे तो सारा एकदम इजी है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखो जो लेफ्ट साइड में एच एफ हो गया या फिर एच सी बाय लैम्डा, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं उनके, जो वेव इंसिडेंट कर रहे हैं उनका एनर्जी होता है। जिसमें भी नॉट लगा हुआ है वो क्या है, ये वर्क फंक्शन से रिलेटेड है। अगर हम लेमडा नॉट का बात करें तो वो क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एफ नॉट का बात करेंगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और ये वाला टर्म क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये वाला। और यहाँ पे अगर इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी को ईवी नॉट लिख सकते हैं। ई क्या है, चार्ज, और वी नॉट क्या है वहां पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, इसको ध्यान रखना, वी नॉट, इसको नोट कर लो। हो गया, लिख लिए सभी को इसको। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये देखो। एक चीज याद रखना है, नोट करके लिख लेना, h का वैल्यू होता है 6.634 इंटू 10 का पावर -34, 6.63 तक ही लिख सकते हो, जूल सेकेंड। ठीक है, ये जूल के टर्म में है एनर्जी। एक और होता है 4.15 इंटू 10 का पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड होता है, ईवीएस। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, कभी भी जूल में अगर एनर्जी दिया गया है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम निकालना चाहते हैं तो जूल वाले को डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, 6.63 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड था। अब इसको इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दें 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम से, तो ये कितना आ जाएगा, 4.15 आएगा। 16 से 4 टाइम्स के आसपास में आता है, तो ये याद रखना है, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ 4.15 इंटू 10 का पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, ये याद रखना। ईवी कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी एक यूनिट है जूल का, मतलब वर्क डन या एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखना। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन है, फाइंड द frequency find the frequency of a photon find the frequency of a photon whose energy is 66.3 electron volt, 66.3 electron volt।
क्या होगा बताओ इसका आंसर? कितने लोग को ये टॉपिक समझ में आ रहा है? एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम देखें, किसी भी फोटोन के एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे लिखते हैं? HF लिखते हैं या फिर hc/λ। तो देखो एनर्जी कितना दिया गया है, 16.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो H का वैल्यू भी अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लें तो कितना लेना होगा, 4.15 इंटू 10⁻⁻15। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में आ रहा होगा, तो EV से EV कट जाएगा, 66.3 अपॉन 4.15 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, और कितना आएगा, ये आएगा 1.6 इंटू 10⁻16 हर्ज। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है, इस पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या क्या होता है, किसी भी फोटोन का एनर्जी का दो ही फॉर्मूला होता है, HF होता है या फिर hc/λ। तो जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अगर वेवलेंथ के टर्म में देखेंगे तो H का वैल्यू वही होता है। अगर हम 6.634 इंटू 10⁻34 रखेंगे तो आंसर जूल में आएगा। अगर हम 4.15 इंटू 10⁻15 रखेंगे तो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज कितना होता है, 3 इंटू 10⁸। तो ये चीज को ध्यान रख सकते हैं, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है इफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, इफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ को लेमडा से डिनोट करते हैं, 4950 एंगस्ट्रॉम, फाइंड एनर्जी in terms of इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में एनर्जी बताना है। कभी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में बताना होगा, और अगर हमारा एनर्जी जूल के टर्म में आया है तो उस जो एनर्जी जूल के टर्म में आया है उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला HF कब होता है, हम अभी फोटोन के रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, अभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इक्वेशन पे नहीं आए। अभी सिर्फ हमारा एक ही काम है, एनर्जी दिया रहेगा तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो, एनर्जी दिया रहेगा तो वेवलेंथ निकाल लो, वेवलेंथ दिया रहेगा तो एनर्जी निकाल लो। यही हमारा अभी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो इसमें इफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया गया है 4950 एंगस्ट्रॉम को अगर हम मीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर लिख सकते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc/λ। H का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। अब ध्यान में रखना कि ये जो एनर्जी आता है ये जूल में आता है, जूल वाला होता है। तो अगर ये वैल्यू अगर हम H का रखेंगे तो आंसर जूल में आएगा। तो देख लेते हैं पुट करके, इंटू 3 इंटू 10⁸, और नीचे से आएगा 4950 इंटू 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करोगे तो इससे आएगा आंसर 4 इंटू 10⁻⁻19। इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लेना, ये आएगा। और इसको ये जो एनर्जी आया वो किस में आया, जूल में आया। एनर्जी किस में आया, जूल में। लेकिन क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, फाइंड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में एनर्जी बताइए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में एनर्जी कैसे निकलेगा, इसी एनर्जी को अगर हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड दे देंगे तो
1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, ये हट जाएगा, 40/16 हो जाएगा, 4 से 10 टाइम्स है, 4 से 4 टाइम्स है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। नोट कर लिए सभी को इसको? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, for a photosensitive surface, for a photosensitive surface, work function is 3.3 into 10 का पावर माइनस 19 जूल। फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक इंफॉर्मेशन ध्यान रखना, कल से क्लास 3:10 में ही रहेगा, ठीक है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम रहेगा मेरे पास पढ़ाने का, ठीक है? ऐसे ग्रुप में मैं मैसेज कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कल से क्लास 3:10 से ही रहेगा। अब तुम्हें आवाज आ रहा है? इतना देर से बोला नहीं जा रहा था, बोलो। बोलो बोलो, कोई दिक्कत इस टाइमिंग से? ठीक है, 3:10 से 4:30। तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं, देखो क्या पता पढ़ा लूं। तुम लोग बोलते ही नहीं हो कुछ, तो मैं पागल की तरह बोलते जाता हूँ। ठीक है, इसका आंसर बताओ। देखो ये क्वेश्चन एकदम मतलब कि सिंपल फार्मूला से रिलेटेड होता है। ऐसे क्वेश्चन में बस समझ में आना चाहिए क्या पूछा जा रहा है, क्या निकालना है। बताओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? एफ नॉट से डिनोट करते हैं। और फोटो से फाई नॉट दिया गया है, फाई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? एच एफ नॉट होता है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? एच इंटू एफ नॉट। अभी हमने देखा था ना, उस पे जो वैल्यू पुट किए थे, कोई भी एनर्जी होगा ना, अगर वो वेरी स्मॉल होगा, फोटोन से रिलेटेड होगा, तो हम सीधा लिख सकते हैं एनर्जी को एच एफ, और उसके कोरस्पॉन्डिंग वर्क फंक्शन को एच एफ नॉट लिख सकते हैं। तो फाई नॉट का वैल्यू क्या है? 3.3 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इज इक्वल टू एच। अब देखो ये किस में दिया गया है? जूल में। तो एच का वैल्यू जूल में कितना होता है? 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34, और एफ नॉट यहां लिखेंगे। तो इससे क्या आ जाएगा? एफ नॉट सॉल्व कर लेंगे, इसको 6.6 ले लो, 6.63 नहीं लो, तो यहां से क्या आ जाएगा? एफ नॉट 3.3 इंटू 10 का पावर माइनस 19 अपॉन 6.6 इंटू 10 का पावर
-34। तो ये हटाओ, इसको 2 टाइम्स में 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10 का पावर -34 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 15 हर्ट्ज हो जाएगा, या 5 इंटू 10 का पावर 14 हर्ट्ज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना, इससे आगे कल बताऊंगा, लेकिन टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखना, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा वैसे।